राज्यम् ओम। मंचस्थ आदरणीय अजय जी, सिंगला जी, प्रधानाचार्य महोदय, बड़ा बाजार आर्य समाज से पधारे हुए पुरोहित जी, मंत्री जी और कोषाध्यक्ष जी, मेरे सम्मुख बैठी हुई इस दर्शक दीर्घा में मेरे पितृतुल्य वानप्रस्थी मुनि नरेंद्र जी और अन्य ऐसे अनेक आपके बीच में होंगे जो विद्या और अनुभव में उससे बड़े होंगे, ऐसे अग्रज अनुजों, मित्रों, भगिनियों, पुत्रों और पुत्रियों, जब मैं यहाँ इस सभागार में घुसा तो मैंने सबसे पहले मंच को देखा और मंच पर एक फ्लेक्स लगा था और फ्लेक्स के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ पढ़ी। ये पंक्तियाँ आपको सामान्य लगती हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक पंक्तियाँ हैं, इनमें एक इतिहास छिपा है। सबसे ऊपर लिखा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एको शूल। किसकी पंक्तियां हैं? किसकी पंक्तियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। अच्छा, कौन है भारतेंदु हरिश्चंद्र? मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी स्ट्रीम साइंस रही है, केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया मैंने, तो मेरा जीवन तो, मेरी पढ़ाई लिखाई तो एल्डिहाइड को कीटोन में बदलते हुए गई है। सारा जीवन एथिल मेथिल में गया है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है और उसका बॉन्डिंग कैसे होगी, उसी हाइब्रिडाइजेशन में सारी पढ़ाई लिखाई गई है। लेकिन आर्ट्स में उतनी जानकारी तो नहीं है, पर ये क्योंकि इतिहास है, केवल साहित्य नहीं है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है। उम्मीद करता हूँ यहाँ जो पीछे तक छात्र बैठे हैं, मैं बैठा हुआ संख्या गिन रहा था तो लगभग 700 के आसपास की संख्या आप लोगों की यहाँ बैठी हुई है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो लोग बैठे हैं आप। पहले तो एक चीज़ आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ कम से कम जुड़े। उन्होंने जैसे परिचय दिया संचालक महोदय ने कि आचार्य जी हैं, वो गुरुकुल चलाते हैं, उनका अपना गुरुकुल है, तो गुरुकुल सुनते ही मन में एक भाव आता है कि अरे बेचारा जंगल से आया है, नहीं आता? सोचो, भाव आता है, अच्छा गुरुकुल से आया है, शायद वो पत्ते उत्ते बांध के रहते हैं उधर गांव में, हैं? तो ये भाव आता है मन में और हम चीज़ों को अपने से दूर कर देते हैं, व्यक्ति को अपने से दूर कर देते हैं। तो पहले तो मुझे अपने साथ जोड़ो कि जैसा तुम्हारा विद्यालय चलता है जिसका नाम आर्य विद्यालय है, मैं ऐसे ही एक विद्यालय से पहले ग्रेजुएशन की है, हमारे यहाँ भी उससे डीएवी बोलते हैं, दयानंद के नाम से शुरू होता है विद्यालय, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है। तो मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैंने खूब कॉलेज बंक किया है, कॉलेज बंक करके माँ बाप का पैसा ख़राब किया है। आजकल उतने पिक्चर हॉल्स नहीं होते, आजकल मॉल्स होते हैं, मॉल्स में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है ठीक से, मल्टीप्लेक्स होते हैं आजकल। और हमारे समय में पिक्चर हॉल होते थे और वो पिक्चर हॉल ख़त्म हो जाते थे एक हफ्ते में, हमें दोबारा देखनी पड़ती थी फिल्में। और ट्यूशन के नाम से पैसे लेते, कोचिंग के नाम से, हैं? मैथमेटिक्स का ट्यूशन होता था, मतलब केमिस्ट्री का स्टूडेंट पढ़ केमिस्ट्री रहा है और घर से ट्यूशन का पैसा मैथमेटिक्स का भी लेके आया है। ये सारी गड़बड़ियाँ सब करते थे, आपने भी की है, मैंने भी की हैं, उसी दौर से गुजरा हूँ। बाद में, बहुत बाद में आकर इस विद्या के क्षेत्र में आया और इस विद्या के क्षेत्र में आकर काम करना शुरू किया। जैसे आचार्य प्राज्यदेव जी बैठे हैं, ऐसे विद्वानों की चरण धूलि मिलने से थोड़ी थोड़ी सी किंचित सी विद्या मुझे आ गई है। उससे पहले क्या परिस्थिति थी, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, शायद आप समझोगे और चीज को रिलेट करने की कोशिश करोगे। समाज में हम जो कुछ देखते हैं, इस समाज में अधिकांश परंपराएं हमें चलाती हैं। आप लोगों के समय में ट्रेन थोड़ी बदल गई है, हालांकि अभी पानीपत में तो उतनी नहीं बदली है, यहाँ तो मेट्रो नहीं आई है, नॉर्मल ट्रेन चलती है यहाँ। ट्रेन में पहले इतनी भीड़ होती थी कि जब ट्रेन में चढ़ते थे, ईएमयू में चढ़ते थे दिल्ली वगैरह में जाके, तो आदमी स्वयं नहीं चढ़ता था, उसे भीड़ चढ़ा देती थी।
मान लीजिए गलत जगह चढ़ा है तो उसे भीड़ धक्का दे के उस गलत डिब्बे में, गलत ट्रेन में चढ़ा देती थी जहां उसे जाना नहीं होता था, और वो बेचारा एक गलत जगह चला जाता था। मान लीजिए डब्बे में खड़ा है आदमी तो भीड़ उतरती है, अगर आदमी ठीक जगह नहीं खड़ा है तो वो भीड़ के साथ ही नीचे उतर जाता था। भीड़ उसे एक गलत स्टेशन पर उतार देती थी, जहां उसे नहीं उतरना था वहां उसे उतार देती थी। ऐसे ही हमारे समाज में फैली परंपराएं होती हैं, और ये परंपराएं कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं। बुरी परंपराएं हमें गलत चीज़ों की ओर ले जाती हैं, अच्छी परंपराएं हमें अच्छी चीज़ों की ओर ले जाती हैं। एक छोटी सी कहानी सुनो और फिर समझो कि अच्छी बुरी परंपराएं क्या करती हैं। कहानी मैं अक्सर सुनाया करता हूं। एक अंधा लड़का था, बड़ा हुआ, घर में कोई था नहीं, रोटी पानी कैसे खाए, कैसे रोटी पानी का प्रबंध करे। तो उसका विवाह एक ऐसी ही अंधी लड़की ढूंढकर उससे कर दिया गया। अब दो हो गए घर में और दोनों अंधे। विवाह हुआ ही था, कुछ दिन के बाद जब 2-4 दिन पड़ोसियों ने काम कर दिया, उसके बाद तो रोटी खुद बनानी पड़ती। जब लड़की रोटी बनाने लगी, क्योंकि 10-12 साल की उम्र तक शायद लड़की देखती रही होगी, इसलिए रोटी बनाना जानती थी। रोटी उसने बनाई तो बिल्ली कुत्ता कुछ उठा कर ले गया, कोई चिड़िया कौवा कुछ उठा कर ले गया। वो बार बार रोटी बनाए और पशु पक्षी उठा कर ले जाएं। ऐसी परिस्थिति में बेचारे दोनों भूखे, क्या करें क्या ना करें। अचानक इस अंधे को एक उपाय सूझा। ये अपने घर में पड़ा हुआ एक फटा बांस उठा लाया और उस फटे बांस को दरवाजे पर लेकर बैठ गया रसोई के, और पत्नी से कहा कि तू रोटी बना, जब तक तू रोटी बनाएगी मैं इस फटे बांस को पीटूंगा। फटे बांस के पीटने से आवाज निकलेगी, आवाज से पशु पक्षी डर जाएंगे, शायद हमारी रोटी बच जाए। उसने फटा बांस पीटा और उसकी बात सच हुई, पशु पक्षी डर गए, उनकी रोटी बच गई। बस उनका रोज का क्रम बन गया। सुबह दोपहर शाम 3 समय जब भी वो भोजन बनाने बैठती, वो अंधा अपना फटा बांस ले आता और पीटता, उनकी रोटी बच जाती। शनई शनई एक बालक पैदा हुआ। बालक पढ़ा लिखा, अच्छा बड़ा इंजीनियर हो गया, देखने वाला था। अच्छी एक सुंदर देखती हुई पढ़ी लिखी बहू इसके घर में आई। कुछ दिन की प्रारंभिक साज सज्जा जब उतर जाती है तो रोटी तो सबको बनानी पड़ती है, तो इसे भी रोटी बनानी पड़ी। और जब रोटी बनाने के लिए रसोई में गई तो अंधे का लड़का अपने बाप का फटा हुआ बांस उठा लाया और रसोई के दरवाजे पर बैठ गया। जब इस बहू ने रोटी बनानी शुरू की तो इसने वो फटा हुआ बांस पीटना शुरू कर दिया। बहू ने कहा ये क्या करता है? कहा बांस पीटता हूं। पूछा क्यों बांस पीट रहा है? कहा तू रोटी बना रही है इसलिए पीट रहा हूं। उसने कहा मेरे रोटी बनाने से तेरे बांस पीटने का क्या संबंध? बोले कमाल है, जब तक तू रोटी बनाएगी तब तक बांस पीटूंगा, दिन में जितनी बार रोटी बनाएगी उतनी बार बांस पीटूंगा। लड़की कहे पागल आदमी है, काहे बांस पीटेगा? रोटी बनाने से बांस पीटने का क्या संबंध? लड़का बोला मेरे कुल की परंपरा है, जब तक मेरी मां ने रोटी बनाई जीवन भर तब तक मेरे बाप ने यह बांस पीटा। अब जब तक तू बनाएगी तब तक मैं ये बांस पीटूंगा। ऐसे ही अंध परंपराएं हमारे बीच में जन्म लेती हैं, और ये अंध परंपराएं हमें कहां ले जाकर छोड़ती हैं, कौन से स्टेशन पर उतारती हैं, उसे हम समझ नहीं पाते। और जब तक हमें भान होता है तब तक इतना नुकसान हो चुका है कि जिसकी हम कल्पना नहीं करते। मेरे मित्र आचार्य संजीव जी यहां पहुंचे, देखकर प्रसन्नता हुई। यहां ऐसी अंध परंपराएं आपके समाज में, यहां तक कि आपकी स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत सारी देखते हैं। आपने नहीं देखी क्या? आपने नहीं की क्या? मैं करता था, पता नहीं आपने की कि नहीं की। जिस दिन फिजिक्स का पेपर होता था या मैथमेटिक्स का पेपर होता था, उस दिन मुंह में तुलसी का पत्ता दबाना पड़ता था। नहीं किया क्या? वो दबाना पड़ता है, उसी से पास होते हैं। पढ़ने लिखने का ज्यादा प्रभाव नहीं आता है। या फिर एक मोर का पंख किताब में रखते हैं, या तो एक अगरबत्ती के कागज का टुकड़ा, उसका एक बॉक्स होता है अगरबत्ती का खुशबूदार, उसे फाड़ते हैं और किताब के अंदर रखते हैं। इससे भी आदमी की बहुत विद्या बढ़ती है। पढ़ने लिखने का पता नहीं पड़ती है कि नहीं बढ़ती, इससे बहुत बढ़ती है। ऐसी कितनी परंपराएं आपके जीवन में हैं, ये स्टूडेंट लाइफ की बता रहा हूं। ये कितनी परंपराएं आपके बीच में होती हैं कि वो परंपराएं हमें कहां ले जाकर छोड़े हमें पता नहीं होता। एक लड़का बैठकर अपने नए जूते को अंगूठे की ओर से काट रहा था।
मैंने कहा ये अंगूठे की ओर से क्यों काट रहा है, इस नया जूता है तेरा, बहुत महंगा जूता है, क्यों काट रहा है? उसने कहा सर मैं पहले अध्यापक था, ये काम करने से पहले अध्यापक था। तो मैंने कहा ये क्यों काट रहा है? उसने कहा सर मैं अभी क्रिकेट का मैच है मेरा, मैं बॉल फेंकूंगा। तो मैंने कहा फिर नए जूते को क्यों काट रहा है? उसने कहा सर ये जूता लकी हो जाएगा अगर अंगूठे वाली जगह से कट जाएगा, उसके बाद शायद उसे विकेट ज्यादा मिलेंगे। ऐसी कितनी परंपराएं अच्छा आपके अपने अलग अलग हो सकते हैं, आप में कई होंगे, आपके अलग हो सकते हैं। अब बात सुनो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी, मेरे बचपन में सुनाई थी, आज आपको सुनाता हूं। काशी में एक शास्त्रार्थ हुआ वेद के सिद्धांत पर। वेद क्या कहता है और वेद क्या नहीं कहता है, क्या बात वेद के विरुद्ध है और क्या बात वेद के संबंध में। ईश्वर कैसा है? ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार चेतन सत्ता है अथवा किसी और प्रकार का है? ईश्वर के स्वरूप पर, वैदिक स्वरूप पर एक शास्त्रीय चर्चा, एक शास्त्रार्थ हुआ। और इस शास्त्रार्थ में एक और थे अकेले स्वामी दयानंद सरस्वती और दूसरी ओर 100 के आसपास विद्वान और उनके पीछे 50,000 लोगों का जनसमर्थन। यह कमाल का शास्त्रार्थ था। जिस शास्त्रार्थ में अकेला व्यक्ति एक और खड़ा था, साथ में कोई नहीं था, कोई नहीं संसार में, अकेला खड़ा था। और दूसरी ओर 100 विद्वान आए और उनके 50,000 समर्थक आए। सोच कर देखो, सोच कर देखो। तुम्ही में से अगर किसी छात्र को मैं यहां बोलने के लिए बुला लूं ना, दो छोटी सी बच्ची बोल के गई, क्या कमाल बोल के गई, कुशाग्र नाम है उसका, है कुशाग्र नाम बताया ना। एक लड़का ऋतिक बोल के गया और एक विजेता शायद नाम था। 3 बच्चे बोल के गए पहले। अब वहां लोग बैठे ताली बजा रहे थे। लेकिन ये कमाल की बात है, मैं आप में से अचानक किसी को एक को पकड़कर यहां बुला लूं तो घुटने ऐसे कांपते हैं जैसे तेज हवा में सूखा तिनका कांपता है। ये परिस्थिति होती है। जबकि यहां ये लोग आपके विरोधी नहीं है, आपको केवल 2-4 बातें कहनी है। आपको नमस्ते करने में भी इतना डर लगेगा, आपका शरीर कांपता है। लेकिन वहां 50,000 लोग उस व्यक्ति की जान लेने के लिए तैयार थे। 100 से ज्यादा विद्वान उसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार थे। लेकिन वो निर्भीक सन्यासी, वो निर्भीक युवक उन 50,000 लोगों के बीच में अकेला सिंह की तरह बैठा था। शास्त्रार्थ हुआ और उस शास्त्रार्थ में जब उसे वे योग्यता और विद्या के बल पर नहीं हरा पाए, तब उन्होंने उस पर झूठे ऐसे पर्चे उठाकर फेंक दिए, जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, हूटिंग शुरू कर दी और उसके ऊपर ईंट पत्थर आदि फेंकने शुरू कर दिए। उस पर जानलेवा हमला करना शुरू किया। इन जानलेवा हमला करने वाले नए लड़कों में से एक 17 साल का लड़का था और इस 17 साल के लड़के का नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है जिसने ऋषि दयानंद पर पत्थर फेंके थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसे आप गद्य साहित्य की बात करोगे, मैं तो साहित्य के बारे में इतना नहीं जानता हूं, पर यहां साहित्य के बहुत लोग बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि भारतेंदु के बिना हिंदी गद्य साहित्य की बात करना भी बेमानी है। 2 युग तो, ये कहो 3 युग तो भारतेंदु के नाम से चलते हैं। भारतेंदु पूर्व हिंदी युग और भारतेंदु पश्चात हिंदी युग, और एक हो गया भारतेंदु युग। 3 तो भारतेंदु के नाम से चलते हैं, बाकी बचे आधे में रब आधे में सब। ये स्थिति। भारतेंदु ने ईंट पत्थर भेजे थे दयानंद सरस्वती पर, और जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस देश में, अभी आचार्य जी आपको बता कर गए, इस देश में जिस समय उन्होंने हिंदी की वकालत की, तो उस हिंदी की वकालत के समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पुस्तकें लिखकर, प्रश्न मालिकाएं लिखकर, दूषण मालिकाएं लिखकर, पुस्तकें लिखकर विरोध किया था ऋषि दयानंद सरस्वती के इस हिंदी वकालत का। विरोध किया था। उसने कहा था हमारी भाषा संस्कृत है और यह सन्यासी हमें बहकाता है, यह बहकाता है। लेकिन जानते हैं, संस्कृत साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का कोई स्थान नहीं है। संस्कृत साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का कोई योगदान नहीं है। संस्कृत साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को संसार में चींटी के समान भी कोई नहीं जानता, चींटी के समान भी कोई नहीं जानता। लेकिन उसी व्यक्ति का आकार हिंदी के क्षेत्र में पर्वत के समान है। और जिस व्यक्ति ने जीवन भर हिंदी का विरोध किया, उसी व्यक्ति ने जिस दिन बुद्धि आई, उस दिन कहा निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा जान के मिटे नहीं ये को शूल। मैं उस प्रदेश की भूमि पर खड़ा हूं
वैसे मैं भारत को प्रदेशों में बांटकर नहीं देखता। आप हमें यमुना पार के लोग कहते हो और हम आपको यमुना पार के लोग कहते हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि से आप यमुना के परले पार रहते हो और आपकी दृष्टि से मैं यमुना के परे रहता हूं। हैं तो दोनों यमुना के किनारों पर रहने वाले लोग, लेकिन फिर भी राजनीतिक और डिप्लोमेटिक आधारों पर जिस तरह से देश का एक खाका तैयार किया जाता है, उसमें मैं जिस राज्य की धरती पर खड़ा हूं, यह राज्य पैदा ही हिंदी आंदोलन से हुआ। 1966 में हिंदी आंदोलन के बाद हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग कर दिया गया पंजाब से। पंजाब को दो हिस्सों में बांटा गया, ये पंजाब ही था। पंजाब को दो हिस्सों में बांटा गया, एक पंजाबी वाला क्षेत्र और एक हिंदी वाला क्षेत्र। और आप आश्चर्य करोगे, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को पंजाब की वो जमीन दी गई थी जिस जमीन में खेती करना नामुमकिन था। मैं कई बार कैथल के क्षेत्र में गया हूं, मैं जींद से परे फतेहाबाद और सिरसा के क्षेत्र में गया हूं, भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में गया हूं। इधर का इलाका जो भिवानी को छोड़ भी दें तो परे चले जाएं, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ का क्षेत्र और उसके आसपास का जो दिल्ली के आसपास का इलाका है। इससे के अलावा आप क्योंकि इस राज्य के हो तो मुझसे बेहतर जानते हो, ये वे इलाके हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं जहां खेती करना आसान काम। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में आपको पानी की बूंद नहीं मिलती, सिंचाई के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। फतेहाबाद का पूरा इलाका आपका रेत का जंगल है, जहां कुछ भी पैदा करने के लिए आदमी को अपने एक एक बूंद लगानी पड़ती है, केवल पसीने की नहीं, खून की, तब जाकर कुछ पैदा होता है। तब भी उन हिंदी भाषियों ने जिन्हें हरियाणा मिला, अपनी हिंदी के लिए इस क्षेत्र को लेने रूप बलिदान को स्वीकार किया, लेने रूप बलिदान को स्वीकार किया। आज आपके पास ट्रैक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जिनके माध्यम से आप जमीनों को जोत कर उन जमीनों में फसलें उगा सकते हो, काम कर सकते हो। पेस्टिसाइड हैं, इतने भयंकर पेस्टिसाइड हैं कि आप शाम को कुछ डालिए तो सुबह को पौधा और ज़्यादा लंबाई का पैदा होता है। आजकल तो हार्मोनल इंजेक्शन लगते हैं, वो उसके व्रंत में लगा देते हैं और पूरा का पूरा फल तैयार हो जाता है, एक लंबा चौड़ा फल तैयार हो जाता है। उस काल में सोचिए, जब हाथ में फावड़ा लेकर, हरियाणा में शायद कस्सी बोलते हैं, जब हाथ में कस्सी लेकर लोगों ने 20-20 किला जमीन को कस्सी के सहारे खोद डाला, कस्सी के सहारे। कितना बलिदान उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन हिंदी को नहीं छोड़ा। हिंदी के प्रति इतना ममत्व कैसे पैदा हुआ? आखिर वो कौन सी भावना थी जिसने लोगों को हिंदी के लिए इतना उकसाया कि लोग हिंदी के लिए जेलों में बंद रहे? आचार्य जी ने, राज्यदेव जी ने मेरे पास एक वो भेजा, एक छोटा सा लेख इन्होंने मेरे पास भेजा कि आचार्य जी आप पानीपत आ रहे हो, तो पानीपत का हिंदी आंदोलन में क्या योगदान रहा है, हरियाणा का क्या योगदान रहा है, कृपया एक बार देखिए। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें 1957 में ये यहाँ काफ़ी बड़ी गतिविधियाँ घटी, लोग जेलों में गए, लोगों ने असहनीय यातनाएं सही, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया, उनकी दुकानों में से डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए गए, लेकिन हिंदी के इस संकल्प को लोगों ने नहीं छोड़ा, नहीं मरने दिया। अब प्रश्न यहां एक खड़ा होता है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर हिंदी के प्रति इतना ममत्व पैदा क्यों हुआ? क्या कारण था कि हिंदी के प्रति ऐसा ममत्व पैदा हुआ? तो आओ इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। शायद मैं आपको समझा पाऊं, ज्यादा इतिहास की बात नहीं बताऊंगा, प्रयास करूंगा आपको सिद्धांत बता पाऊं और प्रयास करूंगा आपको वर्तमान समझा पाऊं। इतिहास नहीं, आपको वर्तमान समझा पाऊं, यह कोशिश करूंगा। अच्छा, आप लोग मेरी ओर ध्यान देंगे। बीच में जो एक लड़का बैठा ना, काली पगड़ी जिसने बांधी है, उससे कहो कि बैठ जाए, लेटा है? कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा, यहां ध्यान देंगे मेरी ओर, यहां ध्यान देंगे और मेरी बात एक बार ध्यान से सुनेंगे। ये बताओ, आप जहां पढ़ते हो इस जगह को क्या बोलते हो? भाई इतना तो जुड़ो मेरे साथ, क्या बोलते हो इसे? महाविद्यालय। अच्छा, महा तो बड़ा करने के लिए कह दिया, वास्तव में मूल शब्द क्या है? विद्यालय। अच्छा, सच में विद्यालय कहते हो? ये कॉलेज बोलते हो? कॉलेज बोलते हो, विद्यालय तो नहीं बोलते? विद्यालय तो नहीं बोलते। अच्छा, विद्यालय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्या का घर, यही हुआ ना, विद्या का घर। विद्यालय का शब्द का अर्थ है विद्या का घर। अच्छा, कॉलेज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
सारे अंग्रेजी वाले। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। किताब में लिखा है भैया, ये बहुत बड़ा है, ये सूरज पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। अरे सूरज तो बहुत छोटा सा है, सूरज से भी लाखों लाख बड़े ग्रह नक्षत्र हैं। जो तारे टिमटिमाते हैं ये लिटिल स्टार्स नहीं हैं, ये ह्यूज स्टार्स हैं। लेकिन आपको बचपन में क्या पढ़ाया गया, बोलो? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अच्छा, आप नो नहीं कह सकते, ये शिक्षा है, आप नो नहीं कह सकते। आप खड़े होके कहो कि नहीं आप गलत कह रहे हो, लिटिल स्टार नहीं है, ह्यूज स्टार्स हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, आप क्यों लिटिल स्टार कह रहे हो? तो आपको फिर एक दूसरी कविता याद कराई जाती है, जॉनी जॉनी। नो कह ही नहीं सकते, नो कह ही नहीं सकते, आपको यस कहना पड़ेगा। यह शिक्षा है मैकॉले की, वो शिक्षा जिसमें आदमी को कंडीशन किया गया, आपको कंडीशनड बनाया गया, आपको प्रोग्राम्ड किया गया। आपको सीखने के लिए जिज्ञासु नहीं बनाया जाता, बल्कि आपको प्रोग्राम किया जाता है। मेरी शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी शिक्षा जिसकी मैं बात करता हूं, जिसकी वकालत करता हूं, बालक जब पैदा हुआ और पैदा होकर जब आचार्य प्राज्ञदेव जी हैं, आचार्य संजीव जी हैं, जब ये बालक को उसका नामकरण संस्कार करवाने जाते हैं माता पिता के पास, तो पिता से कहते हैं इसके कान में बोल। 11 दिन का बच्चा, ध्यान से सुनना मेरी बात, 11 दिन का बच्चा, और ये कहते हैं इसके कान में बोल, कोसी। कौन है तू? कौन आमासी? क्या नाम है तेरा? कत्मोसी, कस्यासी। अबे कहां से आया है? सोचो, 11 दिन का बच्चा, और आचार्य जी पिता से पूछवा रहे हैं कि इससे पूछ तेरा नाम क्या है, कौन है तू? सोचो, क्या 11 दिन का बच्चा इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है? क्या 11 दिन का बच्चा इन प्रश्नों को समझता है? पर आश्चर्य ये, हमारी संस्कार परंपरा में नामकरण संस्कार जो 11वें दिन करते हैं, उसमें हम बालक से प्रश्न पूछते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारी शुरू होती है शिक्षा। हम बालक को यहीं से कंडीशन बनाना शुरू नहीं करते, हम यहीं बालक के कोमल चित्त पर एक छाप लगाते हैं, और छाप है प्रश्न की। हम बालक के हृदय में यहीं से प्रश्न छोड़ते हैं। पहले जब चाबी खो जाती थी, आजकल तो दूसरे तरीके हैं, ताला सस्ता होता है काट देते हैं, पहले ताले को बचाते थे, 1-1 रुपया बचाते थे, तो ताले की चाबी की छाप एक साबुन पर ले लेते थे और उससे कई तालियां बनवाई जा सकती थी। साबुन कोमल होती है, छाप छोड़ देती है। अभी बालक आया है, ये कोमल है, इसलिए उसके मन पर प्रश्न की छाप छोड़ी जा रही है कि बेटा तुझे जीवन में अपने प्रश्न रखने हैं। अगर तेरे जीवन में प्रश्न नहीं है तो फिर तू मनुष्य नहीं है, तू मनुष्य। अच्छा ये बताओ, जो बच्चा पैदा होता है, छोटा सा बच्चा, हिंदू पैदा होता है कि मुसलमान? सिख पैदा होता है या ईसाई? बुद्ध पैदा होता है, बौद्ध पैदा होता है कि जैन? मैं आपसे सच कहूं, मनुष्य का बालक तो मनुष्य भी पैदा नहीं होता। मनुष्य का बालक तो मनुष्य भी पैदा नहीं होता। मनुष्य के बालक को तो मनुष्य भी बनाना पड़ता है। बिना बनाए मनुष्य का बालक मनुष्य, कुत्ते का बालक बिना बनाए कुत्ता बन जाता है, ये समझ लेना। सूअर का बालक बिना बनाए सूअर बन जाता है, चिड़िया का बालक बिना बनाए चिड़िया बनता है, लेकिन मनुष्य का बालक बिना बनाए मनुष्य, उसे मनुष्य बनाना पड़ता है। और मनुष्य बनाने के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज है कि उसके मन में प्रश्न हो। उसके मन में क्या हो? एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं मैं। इसीलिए पहले जब आया तो मैंने प्रधानाचार्य जी से पूछा कि यहाँ कुल कितने छात्र हैं, कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं। तो इन्होंने बहुत बाद में जाकर मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को बोला। इन्होंने कहा कि यहाँ मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलती है। वैसे इन्होंने कई बताए, तो बहुत सारे विषय इन्होंने बताए कि यहाँ पढ़ाए जाते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये विषय आप सब ने पढ़ा है? 2 का पहाड़ा पढ़ा है? पढ़ा है 2 का पहाड़ा? 2 पंजे, अरे लड़के नहीं बोल रहे। अच्छा 2 5 ये तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले हैं ना, तो शायद इन्हें 2 पंजे समझ में नहीं आता है। 2 पंजे, अच्छा ईमानदारी से बताना, बेईमाना नहीं, बिल्कुल भी ईमानदारी से बताना, जिस दिन अध्यापक ने या मां ने तुम्हें कहा 2 पंजे 10, क्या तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा कि क्यों? यह प्रश्न उठा क्यों? अच्छा आज तक उठा?
मैं कहता हूं 17 एक बड़ा नंबर है, मैं तो कहूंगा 2 पंजे 17. वही शुड आई से 2 5 10. I will say 2 5 17. I will say 2 5 27. Why should I say 2 5 10? क्यों कहूं मैं 2 पंजे 10? क्या जरूरत है 2 पंजे 10 की? 2 पंजे 17 क्यों नहीं? 2 पंजे 117 क्यों नहीं? कभी प्रश्न उठा मन में? कभी प्रश्न नहीं उठा मन में, क्योंकि हमारे संस्कार बदल गए और संस्कारों से हमारी शिक्षा सारी की सारी बदल गई. ध्यान से सुना बंधुओं, बालकों, युवकों विशेष रूप से और युवतियों, ध्यान से सुना इस बात को कि हमारी शिक्षा बदली, हमारे संस्कार बदले और हमारे मन में प्रश्न का उठना बंद हो गया. बंद हो गया. एक आदमी के मन में प्रश्न उठता है. एक कहानी है गुरु नानक देव के संबंध में. गुरु नानक देव जो अपने काल में हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध गुरु थे, वो कहते हैं एक बार हरिद्वार गए. हरिद्वार में लोग पिंडदान कर रहे थे, अपने पितरों को जल पहुंचा रहे थे, भोजन पहुंचा रहे थे, गंगा में खड़े होकर यूं पिंडदान कर रहे थे. तो गुरु नानक देव उन्हें बड़े गौर से देखते रहे. पूछा ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हमारे दादा, ताऊ, चाचा, दादी, नानी जो मर गई हैं उन तक उनका भोजन पहुंचा रहे हैं. तो नानक देव बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ये तो अच्छा तरीका. वो गंगा में उतरे और उनसे मुंह फेरकर उल्टी दिशा में पानी को हाथ में भरकर फेंकने लगे जोर जोर से. लोगों को लगा मूर्ख आदमी, जिधर सब कर रहे हैं उधर नहीं कर रहा है, और ये कर क्या रहा है? ये तो क्रिया ही अजीब है. किसी ने पूछा भैया एक तो उल्टे खड़े हो, फिर ये कर क्या रहे हो? उसने कहा जी मेरे यहां इन दिनों बारिश नहीं हो रही और यहां गंगा में पानी बहुत है, मैं अपना खेत सींच रहा हूं. लोगों ने कहा कमाल है, यहां से पानी तेरे खेत में कैसे पहुंचेगा? बोले तेरा दादा मर गया, पता नहीं कौन से देश में पैदा हुआ, पता नहीं कौन सी पृथ्वी पर पैदा हुआ, जब उस तक तेरा भेजा हुआ भोजन जा सकता है तो अरे मैं तो हरिद्वार में खड़ा हूं, ये रहा पंजाब, मेरे खेत में पानी क्यों नहीं जा सकता? जरूरी है प्रश्न. अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो समझ जाना आपके पास उत्तर नहीं हो सकता. उत्तर तब होगा जब आपके पास प्रश्न हो. दुनिया में जितने बड़े लोग हुए हैं उन सबके पास एक प्रश्न था. अच्छा ये बताओ, आपके घर में कभी कोई मरा, कोई मरते देखा आसपास? रोज अखबार में पढ़ते हो कि फला फला मर गया, इतने मर गए. आपने कभी सोचा, आपके मन में दिमाग में प्रश्न उठा आदमी क्यों मरता है? प्रश्न उठा कभी क्यों मरता है आदमी? कभी प्रश्न नहीं उठता कि क्यों मरता है आदमी. आपके मन में प्रश्न नहीं उठा. लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसकी बहन मर गई तो वो आदमी इस प्रश्न के लिए पागल हो गया. वो कहता क्यों मर गई है? लोगों ने समझाया सब मरते हैं, तो कहता मैं भी मर जाऊंगा. कहां तू भी मर जाएगा? मैं क्यों मर जाऊंगा? मैं नहीं मरना चाहता, मैं क्यों मरूंगा? क्या मृत्यु मुझे भी खा जाएगी? कहां तुझे भी खा जाएगी? ये व्यक्ति जिसके मन में प्रश्न उठता है वो व्यक्ति समाधान की खोज के लिए बढ़ता है, और जिसके पास प्रश्न नहीं है वो समाधान की खोज के लिए नहीं बढ़ता. वो समाधान की खोज के लिए नहीं बढ़ता. बंधुओं, समाधान के रास्ते पर जब चलते हो, इसी रास्ते का नाम है शिक्षा. इस रास्ते का नाम क्या है? शिक्षा. और शिक्षा पर चलकर जिस समाधान पर पहुंचते हो, जिस लक्ष्य पर पहुंचते हो, उसका नाम है विद्या. यह अंतर है, ध्यान रखना. अंग्रेजी में 2 शब्द होते हैं, EDUCATION. बोलो तो क्या है ये? इसमें जे कहां आया? EDUCATION क्या है ये? एजुकेशन. क्या एडुकेशन? अरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, बताओ तो एडुकेशन क्या? एजुकेशन पूरे हरियाणा में एजुकेशन है भाई. हरियाणा में थोड़े, पूरे उत्तर प्रदेश में एजुकेशन है, पूरी दिल्ली में एजुकेशन है, लेकिन तमिलनाडु में यह एजुकेशन, केरला में यह एजुकेशन है. आपके यहां एजुकेशन है? SCHEDULE. मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूं, दर्शन पढ़ाता हूं, है ना. हालांकि ये बहुत जिगजैग टाइप का मेरा जीवन है कि पढ़ी केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, फिलॉसफी तो मैं पढ़ाता हूं. तो उसमें एक वॉशिंगटन DC से एक आदमी जुड़ते हैं, एक नॉर्वे से एक जुड़ते हैं, और वो जब बोलते हैं तो दोनों का एक्सेंट बिल्कुल अलग है. दोनों का बोलने का एक्सेंट बिल्कुल, मतलब इसकी अंग्रेजी पे दिमाग लगाओ तो उसकी निकल जाए, उस पर दिमाग लगाओ तो इसकी निकल जाए. SCHEDULE
क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? अमेरिकन बोलता है स्केड्यूल, वो बोलता है स्केड्यूल, और यूरोपियन इसे बोलता है शेड्यूल। एक दिन झगड़ा हो गया आपस में, बोले तू स्केड्यूल क्यों बोलता है, उसने कहा तू शेड्यूल क्यों बोलता है। तो अमेरिकन ने कहा क्योंकि ये स्केड्यूल है, मैं तो इसीलिए स्केड्यूल बोलता हूं। उसने कहा कैसे बनेगा स्केड्यूल? बोले अगर SCH को तू श पढ़ता है तो SCHOOL को क्या पढ़ेगा? शूल। अगर SCH तालव्य शकार है, श है, तो क्या बनना चाहिए? शूल। SCHEME शीम बनना चाहिए, लेकिन बनता तो स्कीम और स्कूल है, इसलिए भैया ये स्केड्यूल है, ये शेड्यूल नहीं है। ये जो शब्द का व्यवहार है जो आपको अभी समझ में नहीं आया, मैंने हालांकि कमियां बताई हैं लेकिन आपको अभी कमियां समझ में नहीं आई, लेकिन ये जो शब्द का व्यवहार है, जब इस शब्द के व्यवहार को सीखते हो, इसका नाम है शिक्षा। क्या नाम है इसका? शिक्षा। लेकिन इस शिक्षा को पढ़ के जब सुख की प्राप्ति के लिए अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो उस सुख को जब प्राप्त कर लेते हो तो वहां जो कुछ पाते हो उसका नाम है विद्या। बात समझ में आई? उन्नति होती है शिक्षा से। किससे उन्नति होती है? और शिक्षा में सबसे अहम चीज होती है भाषा। शिक्षा में सबसे अहम चीज क्या होती है? भाषा। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, तुम कभी बैठ के दिमाग में जब योजनाएं बनाते हो तो कौन सी भाषा में चलती हैं? अरे हिंदी भी कौन सी? कितजा है? अरे हरियाणवी चलती है कि नहीं? दिमाग में ये चलता है, हैं? जब आप पूछते हो कड़े जा रहा, बोलते हो ना हरियाणवी में बोलते हो, तो जब हरियाणवी में बोलते हो मन में जो चलता है, मन में जो विचार उठता है, क्या तुम्हारे मन में कभी वो अंग्रेजी में विचार उठता है? उठता है वो विचार? मेरी बिटिया एक दिन मेरे साथ आ गई, हरियाणा में मैं गया हिसार में, तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा 3 साल का बच्चा आया, और हिसार में थोड़ी सी भाषा पानीपत से अलग होती है। पानीपत में थोड़ा ज़्यादा हिंदी के नज़दीक है हरियाणवी, वहाँ थोड़ा और अलग किस्म की हो जाती है, क्योंकि हिसार थोड़ा सा राजस्थान बॉर्डर की तरफ जाता है, सिरसा राजस्थान से बिल्कुल जुड़ जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा भाषा अलग हो जाती है। तो वो बच्चा जब बोल रहा था, 3-4 साल का बच्चा होगा, तो मेरी बेटी बहुत आश्चर्यचकित होकर बोले पिताजी कमाल की बात, देखो इन्होंने क्या कर दिखाया। मैंने कहा क्या करा? बोले इन्होंने 3-4 साल के बच्चे को हरियाणवी सिखा दी, देखो कैसी फ्लुएंसी से हरियाणवी बोल रहा है। अरे मैंने कहा बावली ये बोलता ही हरियाणवी है, इसे सिखाई नहीं गई है, यह हरियाणवी जानता है। क्योंकि जब बच्चे का मानस तैयार होता है ना, तो उसका मानस मातृभाषा में तैयार होता है। किस में तैयार होता है? आपका जो चित्त है ना, चित्त जिससे विचार करते हो, जिससे सोचते हो, जिससे अपने दिमाग में सेंटेंसेस बनाते हो, जिससे अपने दिमाग में पटकथाएं बनाते हो, जिससे ये सोचते हो कि आज मां से पैसे कैसे ठगूं के फिल्म देख पाऊं, जिससे ये योजना बनाते हो कि मुझे घूमने जाना है तो कौन सी योजना बनानी पड़ेगी, या फिर कभी कभी बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हो पढ़ाई की लिखाई की, कि कैसे मुझे UPSC क्लियर करना है, कैसे मुझे नीट क्लियर करना है, कैसे मुझे फला फला परीक्षा को पास करना है। जब वो योजनाएं बनाते हो तो कौन सी भाषा में बनाते हो? अपनी भाषा में या फ्रेंच में? बोलो। अच्छा अगर तुम 2-3 भाषाएं और जान जाओ, तब भी सबसे ज्यादा मन में विचार कौन सी भाषा में चलता है? मन में विचार अपनी भाषा में चलता है, मातृभाषा में विचार चलता है। अगर मातृभाषा में विचार ना चले तो याद रखना तुम कुछ नहीं सोच पाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे, कुछ नहीं सोच पाओगे और समझ पाओगे। मेरी और आपकी मातृभाषा हिंदी है। क्या है हमारी मातृभाषा? हिंदी है। लेकिन सुनो, ये मातृभाषा हमारी हमेशा से हिंदी नहीं है। ये तो आज से लगभग मानकर चलो 1000 साल पहले हिंदी भाषा ने जन्म लेना शुरू किया। तब हिंदी थी नहीं है। उस समय के कवियों को पढ़ोगे, रीतिकाल के कवियों को पढ़ोगे, तो भूषण वगैरह होते थे ना, तो तुम्हारी समझ में नहीं आए कि इन्होंने क्या कह दिया। एल फैल खैल बैल खैलक में गैल गैल गजनी की ठैल पहले सैल उसलत है, धारा सी धारा निधुरी धारा में लगत जिमी पारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। बताओ क्या कहा? ये हिंदी है, ये हिंदी है। वहां से हिंदी ने जन्म लेकर बढ़ना शुरू किया, हिंदी का जन्म हुआ, हिंदी गोद में खेली, हिंदी ने घुटनों के बल चलना सीखा, हिंदी फिर गिर गिर कर खड़ी हुई, हिंदी ने फिर खड़े होकर चलना सीखा। और जब हिंदी को यह पता नहीं था कि ट्रैक पर कैसे आना है, ट्रैक पर कैसे चढ़ना है, उसी समय अविद्या और अज्ञान के अंधकार को चीरकर इस देश में एक सूर्य ने जन्म लिया। ऐसे सूर्य ने जन्म लिया जिसकी रश्मियों के सम्मुख अंधकार और अज्ञान टिक नहीं पाया, और इसी सूर्य का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती।
मैं आपसे सच कहता हूं, मैं बचपन में स्वामी दयानंद सरस्वती को उतना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो रूखा है, वो कठोर है, उसमें उतना मिठास नहीं है, उसमें उतनी चाशनी, उसमें उतना घी नहीं है कि वो स्वादिष्ट लगे। मुझे स्वादिष्ट लगता था स्वामी विवेकानंद सरस्वती, बहुत अच्छा लगता था। मेरे घर में उसका एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, बहुत बड़ा साहित्य था। लेकिन जैसे जैसे मेरी बुद्धि ने बढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे मैं खड़ा होना शुरू हुआ, तो मेरे बाईं ओर का वो हिस्सा, जो हिस्सा विवेकानंद की ओर ज्यादा दृढ़ता से रखा था, वो धीरे धीरे जैसे घुन लकड़ी को खाकर खत्म कर देती है, वो खत्म होना शुरू हुआ। और मेरी दाईं ओर का वो हिस्सा जो दयानंद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, शनै शनै वो हिस्सा पूरा का पूरा दयानंदमय हो गया। और तब मैंने एक दिन जाना कि असल में इस देश पर अगर किसी का उपकार है तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। आचार्य जी ने आपको एक बात बताई आचार्य जी ने आपको, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस देश में हिंदी पैदा करने वाले लोगों में उनका अग्रणी स्थान आता है। कैसे आता है मैं बताता हूं आपको। इस देश में स्वामी दयानंद सरस्वती के काल तक एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है, चुनौती देता हूं, पूरे भारत में एक भी महापुरुष, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी हो। ऋषि दयानंद सरस्वती वो पहला व्यक्ति है जिसने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। और ये तब था जबकि उसकी बोलचाल की, पढ़ने पढ़ाने की, जीवन जीने की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और उसकी मातृभाषा जिसमें वो पैदा हुआ था वो गुजराती थी। वो हिंदी जानता ही नहीं था। और मैं सच बताऊं आपको, मरते समय तक भी ऋषि दयानंद सरस्वती हिंदी को संस्कृत के चश्मे से ही देखते थे। क्योंकि आपके यहां होता है भारत की जय हो, क्या बोलते हो, भारत की जय हो, लेकिन ऋषि दयानंद के यहां भारत की जय नहीं है, उसके यहां भारत का जय हो, क्योंकि भारत पुंलिंग शब्द है। आप क्योंकि माता उसके साथ जोड़ दिया आपने, तो आप भारत माता की जय बोलते हो, तो फिर आप भारत की जय बोलने लगे। लेकिन वो संस्कृत के चश्मे से देखता है, इसलिए वो कहता है भारत का जय हो, क्योंकि वो कहता है दोनों शब्द पुंलिंग है, इसलिए यहां का आएगा। देखने का चश्मा अपना अलग अलग होता है, उसी चश्मे से देखते हैं। ऋषि दयानंद ने पहला आत्मकथा इस देश में जो लिखी वो हिंदी में लिखी। दूसरा, ऋषि दयानंद ने पहली बार इस देश में एक चमत्कार करके दिखाया। ऋषि दयानंद ने इस देश की परंपरा में पहली बार वेद का भाष्य हिंदी में अनुवाद किया, पहली बार, इससे पहले नहीं हुआ था। लोग कहते हैं जब हिंदी ने जन्म लिया उसी समय उर्दू ने जन्म लिया। बंधुओं याद रखना, लोग कहते हैं कि मुसलमान जब इस देश में आए तो मुसलमानों की जो अरबी भाषा थी वो अरबी भाषा इस देश में आकर, इस देश की भाषा के संपर्क में आकर उर्दू में तब्दील हो गई। क्या किसी देश विशेष में जाने से कोई भाषा जन्म ले सकती है? क्या हो सकता है? अगर ऐसा है तो 8वीं शताब्दी में मुसलमानों ने इस देश में पांव रखा और 18वीं शताब्दी में उर्दू ने जन्म लिया। ये कितनी व्यवहारिक कल्पना है, ये निहायत मूर्खतापूर्ण कल्पना है कि 1000 साल में एक भाषा ने जन्म लिया ना। अरे मुसलमानों की तो अपनी भाषा एक नहीं है। क्या सऊदी अरब में वही भाषा चलती है जो तुर्की में चलती है? क्या तुर्की में वही भाषा चलती है जो ईरान में चलती है? क्या ईरान में वही भाषा चलती है जो जॉर्डन में चलती है? इनके सारे देशों में अलग अलग भाषाएं चलती हैं, इनकी तो अपनी भाषा भी एक नहीं है। उर्दू उन्हीं भाषाओं का मिला जुला स्वरूप है बंधुओं, उन्हीं भाषाओं का। उर्दू से हिंदी का या संस्कृत का कोई लेना देना, भारत की मिट्टी का उर्दू से कोई लेना देना कतई नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगत सिंह पंजाब में चल रहे एक हिंदी आंदोलन को प्रश्रय ना देता। एक आदमी जो इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए बलिदान हो रहा है, वो वहां चल रही उर्दू को तरजीह देता, क्योंकि पंजाब में उन दिनों पंजाबी और गुरुमुखी लिपि के साथ साथ सबसे ज्यादा क्या प्रचलन में थी? यही उर्दू, यही अरबी और फारसी, ये भाषाएं ज्यादा प्रचलन में थी। लेकिन उसने उसे प्रश्रय नहीं दिया, उसने हिंदी आंदोलन को प्रश्रय दिया। लाला लाजपत राय पंजाब से आते थे, जो हिंदी आंदोलन का एक प्रमुख घटक थे। 19वीं शताब्दी में ऋषि दयानंद ने जन्म लिया और लगभग मानकर चलो 1966 तक, जब तक हरियाणा बना तब तक हिंदी का यह संघर्ष चलता रहा। हिंदी कोशिश करती रही कि हिंदी अपनी लड़ाई लड़े, और कहते हैं जैसे ही हरियाणा बना लोगों को लगा कि हिंदी वालों ने अपनी लड़ाई जीत ली है और उन्होंने अपनी लड़ाई के हथियार उठाकर रख दिए। बस उस दिन के बाद मानकर चलिए कि हिंदी ने अपनी लड़ाई लड़ना बंद कर दिया और उसी दिन से हिंदी ने मैच हारना
शुरू कर दिया। एक कहानी जो मुझे बहुत प्रिय है, आपको सुनाता हूं। इस देश में एक विद्वान थे जिनका नाम था भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की बेटी का नाम था लीलावती। 10 साल की लीलावती, उन दिनों बाल विवाह की प्रथा थी। 10 साल की लीलावती, मुझे समय बता दीजिएगा मेरे पास कितना है, हो गया? हाँ, कहीं ऐसा हो कि मैं खून पी रहा हूं अब, तो वो कह रहे हैं जी हो गया है, थोड़ा खून भी आपने पी लिया है। ठीक है, मैं संक्षेप करता हूं इसे। मैं आपसे कह ये रहा हूं कि लीलावती ने अपने पिता की गोद में जिस समय जन्म लिया, उसके बाद बड़ी हुई, 10 साल की उम्र में लड़की विधवा हो गई। विधवा हुई तो लोगों ने कहा तेरा वंश डूब गया। भास्कराचार्य ने कहा यूं नहीं डूबेगा मेरा वंश, और उन्होंने लीलावती को पढ़ाना शुरू किया। आप दीर्घ सिद्धांत भास्कर्य और लघु सिद्धांत भास्कर्य नाम के 2 ग्रंथ उठाकर पढ़ो। ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री पर लिखे हुए ग्रंथ अद्भुत हैं। आज जो आप पढ़ते हो ना, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये जो साइन थीटा कोस थीटा आप पढ़ते हो ना, इन साइन थीटा कोस थीटा के साथ लीलावती ने 10 साल की उम्र में खेलना शुरू किया। 10 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में लड़की क्वांटम फिजिक्स पर चर्चा कर रही है, एस्ट्रो साइंस पर चर्चा कर रही है। और हमारा 10 साल का बालक आज क्या पढ़ रहा है बंधुओं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जब आप अपनी भाषा में बात नहीं करोगे तो मैं आपसे कहता हूं आपका सिद्धांत बुरा होगा, आपका जीवन खराब होगा, आपका देश गिरेगा। एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं, हिंदी को बाजार के दृष्टिकोण से देखना शुरू करो। मुझे नहीं पता, वैसे इसमें राज्य का बहुत बड़ा हाथ है। मैं जब आया उस समय मेरी बात हुई तो मैं चुप हो गया। राज्य का बहुत बड़ा हाथ है और हमारी भी कोई ना कोई जिम्मेदारी बनती है, इसमें कोई संदेह नहीं। शिक्षा को सुधारना राज्य की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी क्या है? मैं आपको देखने का एक तरीका देता हूं, एक चश्मा देता हूं, उस तरह देखना शुरू करो, नहीं तो हिंदी का सुधार नहीं होगा। देखो, हिंदी भाषी देश भारत, अभी वो एक बच्चा या बच्ची कौन कहकर गए हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरी भाषा क्या है? हिंदी है। अगर हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है तो ईमानदारी से बताओ, हिंदी भाषी यदि संकल्प कर लें तो हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार हैं कि नहीं है? सोचो, भाषा के दृष्टिकोण से हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार हैं। अगर हम ये प्रण कर लें कि मैं हिंदी के सिवाय बात नहीं करूंगा तो काम नहीं चलेगा। हालांकि सरकारें यू टर्न लेती हैं। 2014 में सरकार बनी, उसने हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा नियुक्त किया, वहीं उन्हीं के मंत्री वेंकैया नायडू ने उसका विरोध कर दिया और विरोध के बाद सरकार को यू टर्न लेना पड़ा और वो चुप हो गए इस मसले पर। लेकिन ये मसले को हम हल कर सकते हैं उस दृष्टिकोण से, यदि आप में से कुछ युवक ये आंदोलन तय कर ले कि मुझे हिंदी को इस देश में स्थापित करना है। अरे अंग्रेजी कोई भाषा नहीं है। अंग्रेजी तो आप सच मानिए, लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, इनकी मिली जुली भाषा है। न इसके पास अपना कोई निश्चित व्याकरण है, न निश्चित बोली है। बंधुओं, यदि आप ये तय कर लो कि हिंदी को हमें एक बाजार के रूप में देखना है, मुझे सामान खरीदना है, तो मैं निर्णय करूं कि इस सामान के संबंध में जो मैं व्यवहार करूंगा वो सारा का सारा व्यवहार मैं हिंदी में करूंगा। आपसे पूछने लोग आते हैं, आप पढ़ते हैं, आप ऑप्शन चुनिए हिंदी को। क्यों नहीं पढ़ सकते? समस्या हमारी यही है। हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को जब हम CH3OH पढ़ते हैं तो एथिल अल्कोहल पढ़ाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं हिंदी में एथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं, मेथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं? क्या आप बता सकते हैं HCHO फॉर्मल्डिहाइड को हिंदी में क्या कहते हैं? आप नहीं बता सकते। आपकी मजबूरी है, आपको साइंस को, मैथमेटिक्स को अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है। लेकिन यह आपका संकल्प है, यदि आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। हो सकता है कुछ दिन तक आपको परेशानी हो, टेक्निकल शब्दों की परेशानी आपको कुछ लोग हों। 1-2 संकल्प आप लोगों को संक्षेप में अंतिम में बताता हूं और समापन करता हूं। इंग्लैंड में, जिसे आज स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड 3 द्वीपों को मिलाकर जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, उस ब्रिटेन में फ्रेंच भाषी आदमी को विद्वान माना जाता था और जो अंग्रेजी बोलते थे उन्हें दरिद्र और पिछड़े हुए माना जाता था। तब वहां की सरकार, वहां के शासकों और वहां की जनता ने तय किया कि हम अपने देश में अपनी भाषा को स्थापित करेंगे, भले ही हमारी भाषा उतनी समृद्ध, संपन्न और अच्छी भाषा ना हो। उन्होंने निश्चय किया और 36 दिन के अंदर, केवल 36 दिन के अंदर उन्होंने फ्रेंच को उठाकर बाहर फेंक दिया। फ्रेंच को उठाकर बाहर फेंक दिया। तुर्की के खलीफा ने अपने लोगों से कहा कि हमारे देश में तुर्की क्यों नहीं चलती? उन्होंने कहा आम लोगों की बोलचाल की भाषा तुर्की नहीं है, इसलिए तुर्की नहीं चलती, यहां अरबी चलती है। उसने कहा अगर तुर्की को पूरी तरह देश में लागू किया जाए तो कितना समय लगेगा? उन्होंने अनुमान लगाया और कहा 8 साल लगेंगे। 8 साल में तुर्की को वापस लागू किया जा सकता है देश में।
खलीफा ने कहा ठीक है मैंने तुम्हें 8 साल दिए, लेकिन ये याद रखना आज शाम को 8 बजे वो 8 साल पूरे हो जाएंगे, और कल से अगर तुर्की बोलता आदमी मिला तो फांसी दे देंगे, फांसी दे देंगे। और अगले दिन से उस देश में तुर्की लागू थी। जरूरी है कि राज्य और प्रजा दोनों मिलकर संकल्प लें तो हिंदी को लागू किया जा सकता है। केवल हिंदी दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है बंधुओं। केवल एक दिन मैं हिंदी पर यहां भाषण झाड़ूं और जीवन मेरा अंग्रेजी में कटे, इसका कोई औचित्य नहीं। मैं पहनूं अंग्रेजी, खाऊं अंग्रेजी। है क्या खाते हो आजकल? गरम कुत्ते, क्या होते हैं वो? हॉट डॉग। आजकल गरम कुत्ते खा रहे हो, ठंडे कुत्ते भी पसंद नहीं है तुम्हें, हैं? खाना अंग्रेजी, पहनना अंग्रेजी, जीना अंग्रेजी, बोलना अंग्रेजी, बात करना अंग्रेजी। और वास्तविकता यह है कि तुम अंग्रेजी को जानते हो तो बताओ कॉलेज का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलो। स्कूल का शाब्दिक अर्थ बता दो। कमाल है, हम जिस भाषा को नहीं जानते हमारा जीवन उस भाषा में चलता है। तो बंधुओं आओ लौटें अपनी भाषा की ओर। इस भाषा को एक व्यापारिक उद्योग के माध्यम से देखो। सोचो कि यह कितना बड़ा बाजार है। सोचो इस बाजार को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। सोचो पूरी दुनिया पर हिंदी का बाजार कैसे लागू किया जा सकता है। जब तक हिंदी को एक बाजार नहीं मानोगे, हिंदी अपना अस्तित्व प्राप्त नहीं करेगी, या असफल रहेगी, असफल रहेगी, असफल रहेगी। बंधुओं बचाओ इस संस्कृति को। संस्कृति तभी बचेगी जब हिंदी बचेगी। बहुत धैर्य से आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे झेला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत